समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी हमला किया है। सवाल उठाया है कि आप एक पर्टिकुलर वोट बैंक है और वो है मुस्लिम वोट बैंक, आप उसको तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं, बाद में खाने के बाद उसको मतलब इस्तेमाल करने के बाद निकाल फेंक देते हैं, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। विपनेश ऐसा है कि जो अभी मेडिकल कॉलेज की घटना है, ब्रजेश पाठक के अपने जो काम है उस पर प्रश्न चिन्ह है, लेकिन है क्या, वो तो राजनीति करने में व्यस्त हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये जो इतना नारा योगी जी ने हवा दिया, जनता के बीच इसका एक अलग ही असर है। जनता कह रही है कि अगर वाकई दलित, पिछड़ा, वंचित, शोषित अगर बटा तो हक कटेगा। अभी एक रिपोर्ट में देख रहा था, 3600 करोड़ का मनरेगा का बजट और योगी सरकार फिसड्डी रही है, 200 करोड़ 250 करोड़ खर्च कर पाई है। मतलब 10% भी वो दलितों का, पिछड़ों का, वंचितों का, गरीब मजदूरों का हक छीना है इस सरकार ने। बटेंगे तो कटेंगे, इसका ये संदेश गया है समाज में। दूसरी बात, अभी पिछड़ों का, दलितों का जो आरक्षण छीना योगी आदित्यनाथ ने, कोर्ट ने बताया, वो भी असर गया है। अभी कलम और चीलम के बीच जंग चल रही थी और कलम जीत गई। मार्जिनाइजेशन का जो विरोध हो रहा था जी, छात्र जो कह रहे थे, कानपुर की एक घटना जिसमें राम भद्राचार्य जी इनके आदर्श सन्यासी हैं, उन्होंने भाजपा के एक मंत्री को याद दिलाया कि भैया आपको मैंने कहा था कि एक समीक्षा अधिकारी हमारे इस भक्त को बना दो। जानते हैं नॉर्मलाइजेशन का यही फायदा होने वाला है, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो चाहते हैं समान व्यवस्थाएं लागू हों, जिससे जो मेरिट में आए उसका सिलेक्शन हो। लेकिन जब राम भद्राचार्य कहेंगे मेरे भक्त को समीक्षा अधिकारी बना दो, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसीलिए सरकार उस पर अड़ी थी और 4 दिनों तक ये सब चलता रहा। हो क्या रहा, योगी आदित्यनाथ जी की विदाई तय है, इसलिए कि एक तो उपचुनाव बुरी तरीके से हारने वाले हैं, और दूसरा जो पीडीए, जो गरीबों का एकजुट वोट मिला है इंडिया गठबंधन को, उसकी वजह से ये पहले ही इनकी विदाई होनी थी। लेकिन इन्होंने हाथ पैर जोड़ के किसी तरह उपचुनाव तक की अनुमति ली थी। अब उपचुनाव में जो बुरी दशा है, यही कारण है कि बटोगे कटोगे कहने वाले योगी आदित्यनाथ अब उस वादे, अपने उसी बयान से पीछे भाग रहे हैं। महाराष्ट्र में इन्हीं के सहयोगी उसको नकार रहे हैं, झारखंड में कोई बात नहीं कर रहा है, और ये किसको बांटने काटने की बात कर रहे हैं। भाई सही बात है, गरीब आदमी कह रहा है कि हम वैभव जी देखिए, ये तो कम से कम फाइट में तो है, कांग्रेस तो फाइट में भी नहीं है। 9 में से एक भी सीट पर आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कम से कम ये तो देखिए। जबकि आपने कहा था कि हम साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे। विपनेश जी, हम साथ हैं, साथ चल रहे हैं, साथ लड़ रहे हैं। यहाँ तो निषाद पार्टी की सीट ही खा गई भाजपा। जैनेंद्र जी ने तो कहा ना, सुन लीजिए, पहले बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, जल्दी एक तो विपनेश एकदम लास्ट में आप समय देते हो, उसमें कटौती करने लग जाते हो। बोलिए हमने कहा ना कि हम समाजवादी पार्टी के सभी कैंडिडेट का समर्थन करेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, हम साथ देंगे। हमने ये नहीं कहा। निषाद पार्टी के लोगों ने कितनी आपत्ति दर्ज कराई थी, कितने लोगों ने पार्टी से रिजाइन किया, कांग्रेस में किसी ने किया क्या? सवाल ये है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं गरीबों के, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में आरक्षण चोरी हो जा रही है, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी, पीसीएस जे का पेपर, आयोग उसमें मानता है कि 50 कॉपियां बदली गई। मतलब योगी और मोदी और हाफ पैंटी गैंग पे लोगों को भरने के लिए ये सब हो रहा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतने बड़े सवाल हैं, लेकिन योगी जी धुआं में शायद जी रहे हैं, और धुएं में इस प्रदेश को इस तरीके से घुमाना चाहते हैं कि भाई आप अपने बच्चे को ये मत कहो कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, आप तो ये कहो कि नहीं बटेंगे तो कटेंगे। तो जनता भी तैयार है ना, इस बार बटेंगे और ना ही कटेंगे। सवाल ये है कि अमीरों को सारा कुछ देने के लिए ये जो सरकार खड़ी है, गरीब एकजुट हो रहा है। जो अमित शाह हिंदुत्व की बात करने वाले हैं, वो अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैं इस पर मनीष जी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जैनेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है वैभव जी, आपने अपनी बात रख ली, मैं इस पर जवाब लूंगी। जैनेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, धर्म रक्षा के लिए अमित शाह का बेटा आगे क्यों नहीं आता है? गरीब का बेटा ही धर्म रक्षा क्यों करे?
ठीक है, गरीब के बेटे को रोजगार क्यों नहीं मिलता? अमित शाह के बेटे को रोजगार, अमित शाह के बेटे को 1500 आपने सवाल उठाया तो उसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन जैनेंद्र जी पहले आप बोलिए, फिर मनीष जी का मैं रुक करती हूँ। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की नीति रही है लोगों से झूठ बोलना, लोगों के सामने। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मिस्टर, हिमाचल प्रदेश में आपने देखा उन्होंने कैसे आप मौका देके आपके ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार है, जिसके बाद लतिया के बाहर किया गया था मंत्रिमंडल से, और आप फिर आप जाके किस मुंह से उसी मंत्रिमंडल में बैठे हैं और ओम प्रकाश राजभर जी को ये पूछिए क्या भ्रष्टाचार है कि नहीं है। कोरोना काल चल रहा था, अब कोरोना लगभग समाप्ति पे हो गया है, तो जितने लोग रजिस्टर्ड हैं वही बजट बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है, लोगों ने ये घुमा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने के ठेकेदार के साथ खड़े हैं। देखिए कौन झूठ बोल रहा है वैभव जी, कौन सच बोल रहा है, वो जनता देख रही है। देखिए वो अपने वोट से बता देगी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसके लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए 23 तारीख तक। मनीष जी सर, मुझे एक रिएक्शन फिर से लेना है सबसे कि 23-24 में कौन सा कोरोना वायरस चल रहा था। सर मैं कह रही हूँ जनता बता देगी कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। मैं आती हूँ झूठ बोल रहा है, तो इनको अगर आप टोक नहीं सकती तो आप मनीष जी कि 23-24 में कौन सा कोरोना चल रहा था। कोरोना की ये बात 23-24 में कर रहे हैं, 23-24 के बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, जवाब गरीबों का हक लूटने वालों के साथ ये भ्रष्टाचारी शामिल है। मनीष जी जनता, किसान, नौजवान सब परेशान है योगी के कार्यकाल में, योगी सरकार में। इस तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। जनता, किसान, नौजवान, और इसी का जिक्र वैभव जी भी कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं शुभ जी। देखिए विपनेश जी, यद्यप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के आरोपों का जवाब देना समाचीन तो नहीं है, क्योंकि जिसके गठबंधन ने उन्हें एक सीट लायक नहीं समझा, अखिलेश यादव का वो बयान तो याद ही होगा जब उन्होंने इनके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के लिए कहा कौन ये चिरकुट नेताओं से कहो हमसे बात न करे। तो इनके गठबंधन के नेता इनको गंभीरता से नहीं लेते, तो उस पर कोई जवाब देना बहुत उचित नहीं है। लेकिन 2-3 फैक्ट मैं बता देता हूं। जल्दी से सर, वक्त कम है। यादव की सरकार के समय में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड समेत 4 आयोगों के अध्यक्षों को भ्रष्टाचार के मामले में माननीय न्यायालय ने बर्खास्त किया। अखिलेश यादव अनिल यादव को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए। वो अनिल यादव जो तड़ीपार थे, जो गैंगस्टर के अपराधी थे। अरे तड़ीपार तो गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। आप बताइए, आयोग ने जो स्वीकार किया है कि पीसीएस की 50 कॉपियां बदली गई, आप माफी मांगोगे? वैभव जी अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे चर्चा हो पाएगी? आप सबके भी झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलेंगे। पीसीएस का जो परीक्षा में आयोग ने स्वीकार किया कि 50 कॉपियां बदली गई, और उस जो याचिकाकर्ता पांडे जो लड़का था उसकी कॉपी फाड़ी गई थी, उससे ये जवाब नहीं देने की। ठीक है सर, कोई मतलब नहीं है। ना मनीष जी को कोई सुन पा रहा है, ना वैभव जी आपको कोई सुन पा रहा है। दोनों को कोई नहीं सुन पा रहा, क्योंकि आपस में आपकी बात टकरा रही है। मैं आरएलडी प्रवक्ता का रुख कर लेती हूँ, तब तक सर फिर आती हूँ। थोड़ा शांत रहिए, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, सुबह सुबह का वक्त है। रोहित जी मुझे एक सवाल का सीधा सा जवाब, प्रासंगिकता साबित करना चाहते हैं। ठीक है सर, रोहित जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या जो अभी मेरे सहयोगी कह रहे थे कि बाकी झारखंड और महाराष्ट्र में तो साथ ही साथ नहीं है बीजेपी के, तो क्या आप उत्तर प्रदेश में कटेंगे बटेंगे के नारे के साथ हैं? सही है ये नारा? क्या आरएलडी साथ है बीजेपी के इस नारे के साथ? देखिए मिथिलेश जी, एक बात बिल्कुल साफ है, ये उपचुनाव है। उपचुनाव के अंदर 9 की 9 सीटें भी अगर एनडीए गठबंधन किसी भी कारण से अगर हार भी जाता है तो उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जनता ये जानती है कि जो उसका 2.5 साल का कार्यकाल है, 9 की 9 सीटें वो सत्ता पक्ष। रोहित जी इस नारे के साथ है आरएलडी या नहीं? मुझे हाँ या नहीं उस पे जवाब नहीं देंगे। 10 सेकंड तो दीजिए, मैं 10 सेकंड में बता रहा हूं। 9 की 9 सीटों को सत्ता पक्ष को जितवाने का काम जनता करने जा रही है, क्योंकि जनता भी जानती है कि 2.5 साल तक सरकार को ही काम करना है। और ये विपक्ष वाले तो खाली बहाना ढूंढेंगे, ये जाले ढूंढेंगे, ये कहीं ना कहीं धुआं ढूंढेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता की कुर्सी चाहते थे। इसलिए 9 की 9 सीटें अगर कोई जीतेगा तो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। अब मेरे सवाल का जवाब, साथ हैं आप इस नारे के या नहीं?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो भी नारे होते हैं वो एक नैरेटिव होते हैं। इनके जो पीडीए का नारा था उसको ध्वस्त करने का नैरेटिव बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि देश के अंदर अगर जुड़ने की बात की जाए तो उसमें समस्या क्या है? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी अगर जुड़ने की बात कर रही है तो समस्या क्या है? अशोक भाई जी, समस्या तो विपक्ष को होनी है ना, क्योंकि ये बांटना पीछे चाहते हैं। ठीक है सर, अशोक जी, नाम पे, जातियों के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे। ऑल राइट रोहित जी, अशोक जी आप बोलिए अब। देखिए विपिन जी, मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से आज इस देश के छात्रों और नौजवानों के ऊपर मोदी सरकार और योगी सरकार कहर बन के टूटी है, उसका वानगी आपको देखना हो तो ज्यादा पीछे नहीं, 2020-21 का जो असिस्टेंट रिलेटिव ऑफिसर और रिलेटिव ऑफिसर, नहीं आप पर ये आरोप है कि एमवाई में आप पिछड़ रहे थे इसलिए आप पीडीए ले आए, क्योंकि तोड़ नहीं मिल रहा था आपको। मैं आ रहा हूं पीडीए पर भी आ रहा हूं। देखिए, जो एआरओ का फुल फॉर्म इन्होंने किया, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नहीं, असिस्टेंट रिलेटिव ऑफिसर, और रिव्यू ऑफिसर जगह रिलेटिव ऑफिसर। इन्होंने 2020-21 के चुनाव जो है उसकी वैकेंसी जो हुई विधानसभा विधान परिषद में, हर 5वां अभ्यर्थी या तो भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े अधिकारी, नेता, मंत्री, इनका रिश्तेदार है। ये तो चीजें खुल गई। तो ये लोग बैकडोर से अपने लोगों को अधिकारी बना रहे हैं। आप देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के 4 रिश्तेदार, हृदय नारायण दीक्षित का एक पीआरओ। इस तरह से अभी आपने हमारे कांग्रेस साथी ने बताया ही कि सर राम भद्राचार्य ने किसी की पैरवी की थी। तो इस तरह की नौकरियां आप बांट रहे हो। हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं, जो हमारे 2.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया था विपिन जी, और उसमें उनके साथ कितनी नाइंसाफी हुई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई से जांच कराई जाए।